इलेक्शन कमीशन ने अपनी रीसेंट नोटिफिकेशन में अपकमिंग 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है। हमारे करंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को एंड हो रहा है। आर्टिकल 56 क्लॉज 1 के हिसाब से प्रेसिडेंट कैन सर्व फॉर 5 years इन इंडिया। Ramnath Kovind ji, before he was the president of India, he served as the governor of the Madhya Pradesh. He was a member of the Rajya Sabha and he practiced as an advocate in Delhi High Court and Supreme Court. He has always been a member of the BJP and he started his term from 25th July 2017 which will be ending on 24th July 2022. अब कौन से प्रोविजंस है, आर्टिकल्स है जो ये सब कुछ डिफाइन करते हैं? ये सारा हमारे संविधान के पार्ट 5 चैप्टर 1 द यूनियन पार्ट 5 एंड चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव में डिफाइंड है। उसमें डिफाइंड है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज द रियल हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेटिव। ही इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमने इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी पावर्स, उनकी इम्पीचमेंट, हर चीज़ के बारे में डिफाइन कर रखा है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में आर्टिकल 55 में डिफाइंड है। अब जानते हैं कि आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके अपनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक प्रॉपर इलेक्शन होता है, जैसे हम यहाँ के MLA MP को चूज़ करते हैं, वैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है। लेकिन इंडिया में जो सिस्टम यूज़ होता है जिस हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब हर वोट की वैल्यू एक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी MLA है अलग अलग स्टेट के, अब क्योंकि स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, तो उसी प्रोपोर्शन है उस स्टेट की पॉपुलेशन को जिस तरीके से, जिस प्रोपोर्शन में वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से उनके वोट की एक वैल्यू डिफाइन होती है। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, व्हाट मीन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? इसका मतलब ये है कि जो वोट है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक X पर्सन को वोट किया है और अगर वो पर्सन नहीं जीता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर 20 कैंडिडेट्स है जिसमें से एक प्रेसिडेंट बनना है, तो मेरे वोट्स जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। वो सिर्फ एक कैंडिडेट को नहीं जाते, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में थोड़ा और आगे बताते हैं। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें वोट कौन देता है। बेसिकली इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो लोग जो किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट देते हैं या वोट देने के काबिल होते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप या मुझ जैसे लोग वोट नहीं देते। बेसिकली उधर वोट देते हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब हमने अपने एक MP, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट को जिता के पार्लियामेंट में पहुंचाया, या एक कैंडिडेट को जिता के एक स्टेट असेंबली का मेंबर बनाया। ये लोग हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों? क्योंकि हमने इनको इलेक्ट किया है। उन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो निकाला था जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से हमारी इच्छाओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जो उसमें इलेक्शन प्रोमिसेस होते हैं। अब ये सारे जो प्रोमिसेस है, ये सारे अगर हमें अच्छे लगते हैं तो हम अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं। बेसिकली दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, बाय गिविंग हिम वन वोट, आई एम सेइंग दैट ही विल रिप्रेजेंट मी इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट असेंबली। ये सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और ये ही हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज है 4896। अब 4896, इसमें कौन कौन आया? जितनी भी स्टेट असेंबलीज है उन सबके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे लोकसभा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे राज्यसभा के मेंबर्स। ये तीन लोग, ये तीन टाइप की कैटेगरीज है जो मिलके 4896 की एक फिगर बनाती है। इसमें कौन नहीं आता? इसमें वो लोग नहीं आते जो नॉमिनेटेड है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट असेंबली में कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं जो गवर्नर से नॉमिनेट किए जाते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। या राज्यसभा में कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट से नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन या रेखा एक्ट्रेस, तो ये लोग इसमें भाग नहीं ले सकते। सुब्रमण्यम स्वामी, ही इज एन इलेक्टेड, ही इज अ नॉमिनेटेड कैंडिडेट टू द राज्यसभा, हेंस ही इज नॉट a part of the electoral college in the presidential elections। तो ये होता है इलेक्टोरल कॉलेज।
इसमें 4,896 वोट्स के अंदर कोई भी विप नहीं होती। विप क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से बीजेपी है, बीजेपी इस वक्त हमें पता है रूलिंग पार्टी है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब लेट से मैं एक बीजेपी का एमपी हूं और मैंने एक बिल पेश किया, मैंने एक बोला कि मुझे चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि किसी भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे किसी भी तरीके का विद इन 50 किलोमीटर्स ऑफ रेंज कोई भी एक शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, एक दारू की दुकान नहीं होनी चाहिए, और मैंने इसका एक बिल पेश किया। अब क्योंकि मैं बीजेपी का एमपी हूं तो मेरा बिल लूज नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज माय पार्टी हैज अ मेजॉरिटी। सो हेंस बीजेपी में क्या होता है, एक विप इशू होती है। विप मतलब सारे मेंबर्स को एक डायरेक्शन इशू होती है दैट यू हैव टू वोट इन फेवर ऑफ दिस बिल because this bill cannot be losing in any house. Why? Because BJP is in the majority. अगर बीजेपी का बिल लूज हो रहा है इसका मतलब बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है, बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अगर ऑपोजिशन पार्टी के पास नंबर्स है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी भी तरीके की विप इशू नहीं होती। हर मेंबर अपने हिसाब से, अपनी भावना से, अपनी समझ से किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, और वोट भी प्रेफरेंस में दिए जाते हैं, और ये सारे वोट एक सीक्रेट बैलेट में होते हैं। इसका मतलब ये कि मैं किसको वोट दे रहा हूं ये किसी को पता नहीं चलेगा। मैं चाहूंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को थोड़ा मैं और ढंग से समझाऊं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 कैंडिडेट्स हैं जो जिनके प्रपोजल्स मिले, सेकेंडर्स मिले, और उन 5 कैंडिडेट्स के बीच में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसका मतलब मैं एमपी हूँ या एक एमएलए हूँ किसी भी स्टेट का, तो मेरे पास एक पेपर होगा जिसमें 5 स्टेट्स के 5 कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे। मुझे इसमें टिक मार्क नहीं लगाना कि मेरा वोट किसको जाएगा, उसमें मुझे प्रेफरेंस देनी है 1 2 3 4 5। अब मतलब अगर लेट से कैंडिडेट ए को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, इसका मतलब मेरा वोट कैंडिडेट ए को जाएगा। 5 कैंडिडेट्स के जितने भी वोट्स आए वो सारे कैलकुलेट कर लिए जाएंगे और ये देखा जाएगा 50% से ज्यादा वोट्स किसको मिले। अगर लेट से किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते तो क्या होगा, ये देखा जाएगा सबसे कम वोट्स किसको मिले हैं। लेट से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मानते हैं कैंडिडेट ए को ही सबसे कम वोट मिले, तो कैंडिडेट ए के सारे वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां ट्रांसफर होंगे? वो ट्रांसफर होंगे, वोट पे डिपेंड करता है। मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो कैंडिडेट ए था, इसका मतलब मेरा वोट भी ट्रांसफर हुआ है। अब मेरा वोट किसको ट्रांसफर होगा? उसको जिसको मैंने नंबर 2 मार्क दिया, जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। लेट से वो कैंडिडेट सी था। अब सारे वोट्स, मेरे वाला वोट कैंडिडेट सी में चला जाएगा और बाकियों के वोट्स जो कैंडिडेट ए को मिले थे वो सारे उसी तरीके से चलेंगे। फिर दोबारा देखा जाएगा कि क्या 50% से ज्यादा वोट्स किसी को मिले। नहीं मिले तो कैंडिडेट जो सबसे लीस्ट वोट्स होंगे, कैंडिडेट ए के बाद अब किसके सबसे कम वोट्स है उसके वोट्स को भी ट्रांसफर कर लिया जाएगा। एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग अंटिल वन कैंडिडेट गेट्स मोर देन 50% वोट्स। अब बात करते हैं हम नॉमिनेशन की। हमने ये तो बात करी कि कौन कौन वोट कर सकता है और किस तरीके से वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट किसको जाएगा? कैंडिडेट कौन बनता है? क्या मैं चाहूं तो कैंडिडेट बन सकता हूं? कैंडिडेट बनने के लिए बेसिकली कुछ क्वालिफिकेशंस होती है जो आर्टिकल 58 में दे रखी है कि कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है कैंडिडेट बनने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरी एज 35 ईयर्स नहीं है। बेसिकली ये होता है कि एज 35 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि मुझे 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज में से। इसका मतलब क्या हुआ? प्रपोजर्स मतलब जैसे नेम बताते हैं, प्रपोजर्स मतलब जो प्रपोज करते हैं किसी का नाम कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन ही इज डीम्ड फिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही शैल बी नॉमिनेटेड एज द कैंडिडेट। इसको हम कहते हैं प्रपोजर्स। तो 50 लोग जो एक पर्टिकुलर एक सिंगल इंडिविजुअल का नाम प्रपोज करें और 50 लोग जो उसको सेकंड करें। सेकंड मतलब इस चीज से एग्री होना, इस चीज को सपोर्ट करना। हम ये सपोर्ट करते हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम मेरे एक फ्रेंड ने प्रपोज किया और मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छा कैंडिडेट है तो मैं उसको सेकंड करूंगा। आई एम सेकंडिंग हिज प्रपोजल, दैट मीन्स आई एम एग्रीइंग विद हिज प्रपोजल एंड आई एम लेंडिंग माई सपोर्ट टू दैट प्रपोजल फॉर फर्दर वोट एंड डिस्कशन। तो 50 सेकेंडर्स, 50 प्रपोजल्स, लेकिन ये सारे होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज में से। जैसा कि मैंने बताया इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विच कैन बी एनीवन फ्रॉम द स्टेट असेंबली और द लोकसभा और द राज्यसभा। सबसे पहले जैसे ये कैंडिडेट का नाम एक नॉमिनेट होता है 50 प्रपोजल्स 50 सेकेंडर्स, तो उसको एक रिटर्निंग ऑफिसर, बेसिकली प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ओवरसी करता है और एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उधर उसको अपने पेपर्स सबमिट कराने होते हैं। पेपर्स के अलावा उसको एक 15,000 रुपए का डिपॉजिट कराना होता है जो एक आरबीआई
या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में आता है। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? 15,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि 15,000 रुपये का डिपॉजिट कराता है, ये तो पता है, लेकिन वो डिपॉजिट होता कहाँ पे है, वो रखता कौन है? वो जरूरी नहीं है आरबीआई रखे, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी भी रख सकती है। अब बात करते हैं इस डिमांड की कि व्हाई इज देयर अ नीड फॉर 50 प्रपोजल 50 सिग्नेचर्स। ये 1974 में आइडेंटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने कि ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अब ऑब्वियसली इफ आई एम एन एमएलए, आई एम एन एमपी, आई वुड वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होल्ड अ पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या करते थे, वो 15,000 रुपये का डिपॉजिट खुद लेके पहुंच जाते थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि हाँ जी हम भी कैंडिडेट है। इसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आए, लेकिन जिनके पास कोई प्रपोजल नहीं था, कोई सेकेंडरी नहीं था, उनको जीतने का कोई चांस भी नहीं था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये वाला एक नीड रखी क्वालिफिकेशन के लिए, दैट देयर नीड्स टू बी 50 प्रपोजल्स एंड 50 सिग्नेचर्स। इसके अलावा एक और डिमांड होती है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाउ डू यू हैव टू प्रूव यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया? You have to submit a certified copy of electoral college of your constituency. So for example, जैसे कि कोई भी स्टेट असेंबली के या सेंट्रल के इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें आपकी एक इलेक्टोरल लिस्ट निकलती है जिसमें आप देखते हैं कि मेरा नाम है या नहीं है। अगर मेरा नाम है देन आई कैन वोट। सो वो जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट की एक सर्टिफाइड कॉपी उन लोगों को सबमिट करनी पड़ती है टू प्रूव दैट दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। When they have gone through all these qualifications, when they have submitted all these documents, and when it is all done and scrutinized for, then they can be considered as a candidate for the presidential elections. अब दोस्तों बात करते हैं कि एक वोट की वैल्यू क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इस बार का इलेक्टोरल कॉलेज है 4896। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि 4896 वोट गिरेंगे? जी, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि 4896 जिसका तकरीबन आता है 2448, तो 2449 जिसको वोट्स मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एमपी और एक एमएलए की वोट की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ तक कि एक स्टेट के एमएलए और दूसरे स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू भी सेम नहीं है। ऐसा क्यों? जैसा कि हमने बताया कि इस जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, उसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब कि मेरे स्टेट की जो जनता है, जिन्होंने मुझे इलेक्ट करके एक एमएलए बनाया या एक एमपी बनाया, और उनके स्टेट, साथ वाले के स्टेट की जो जनता है जिन्होंने उसको इलेक्ट करके एमपी या एमएलए बनाया, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो दूसरी स्टेट से, वो भी उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं और वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसमें फर्क आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बड़ी स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसका एक एमपी या उसके एक एमएलए ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है एज कंपेयर टू गोवा और सिक्किम और आंध्र प्रदेश, जिनकी पॉपुलेशन कम है। सो बेसिकली इसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। इसकी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम न्यूमरेटर में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट रखे एंड डिनोमिनेटर में the number of elected representatives or number of members in the legislative assembly into 1000, number of elected members, not number of members. So for example, अगर let's say एक state की population 1 लाख है और उसमें जो members in assembly है, elected members है, वो let's say 10 है, तो 1 लाख divided by 10, 10,000 divided by 1000, 10, तो उस state के एक एमएलए की एक वोट की वैल्यू हो गई 10। लेकिन अगर पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो इस तरीके से हम लोग एक मेंबर के वोट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन एमपी की बात क्या करें? एमपी, क्योंकि सारे एमपीज अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सेंट्रल के अंडर आते हैं, वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑब्वियसली उन सबके वोट की वैल्यू एक ही मानी जाती है और वो मानी जाती है 708। लेकिन पॉपुलेशन इज एन एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कल जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगी। इट विल कीप ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन सेड दे रिकमेंडेड दैट वी शुड कंसीडर द 1971 पॉपुलेशन, 1971 सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे इंडिया की, हम उसी को कंसीडर करेंगे। एंड दिस विल बी रिप्लेस बाय 2026 सेंसस पॉपुलेशन। जब भी 2026 का सेंसस की जो रिजल्ट्स होंगे वो पब्लिश होंगे, तो उसकी पॉपुलेशन की फिगर्स 1971 को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अंटिल देन वी कंसीडर दिस, वी एज्यूम दिस दैट कि जो उस टाइम पे यूपी की पॉपुलेशन थी या दिल्ली की पॉपुलेशन थी या फिर मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन थी, दे होल्ड ट्रू इवन फॉर टुडे, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच वोट।
अब बात करते हैं नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की। इस बार जो लड़ाई है वो बेसिकली दो कैंडिडेट्स के बीच में है। वन नॉमिनेटेड बाय यूपीए, दैट इज यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, एंड द अदर नॉमिनेटेड बाय एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए के कैंडिडेट का नाम है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा, ही वाज born in 1937 in Patna, and he served as a lecturer in Patna University before becoming an IAS officer in 1960. He served for 24 years as an IAS officer, and he was one of the first commercial secretary to the Indian Embassy in Bonn, Germany. He has been awarded the highest civilian order of France. He served as the finance minister in Chandrasekhar government, in Atal Bihari Vajpayee government, and he also served as an external affairs minister in Atal Bihari Vajpayee government. Interestingly, he was a member of BJP until 2018. 4 साल पहले तक ये बीजेपी के ही मेंबर थे। इनका नाम यूटीआई स्कैम वगैरह से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं एनडीए की नॉमिनेटेड कैंडिडेट की। एनडीए की नॉमिनेटेड कैंडिडेट का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। शी वॉज born in 1958 in Odisha. She was a teacher by profession, but later she entered politics and won as a councillor in Panchayati election in 1997 in Odisha only. Then she served as minister with various different independent charges in Atal Bihari Vajpayee government. So interestingly, उस time पे she was a colleague of Yashwant Sinha under the Atal Bihari Vajpayee. After that, she served as the 9th governor of Jharkhand from 2015 to 2021, and she was actually the first governor ever of Jharkhand to have served her whole 5 years. She is the first ever scheduled type candidate for president in India. अब दोस्तों की जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो कैंडिडेट नहीं जीता जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हो, लेकिन वो कैंडिडेट जीता है जिसके पास 50% से ज़्यादा वोट्स हो। लेकिन 50% किसका? टोटल वोट्स की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 10,98,902। दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच विल बी कास्टेड इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एंड इफ यू डिवाइड दिस बाय 2 and add 1 for the majority, the number comes to 5,49,452। 5,49,452 वोट्स जिस कैंडिडेट को मिलेंगे वो जीतेगा। अब क्योंकि हमें पता है कि एनडीए कंट्रोल्स मोर देन 48% ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इन इंडिया एज ऑफ नाउ, सो देयर इज अ हाई चांस दैट एनडीए विल हैव दिस मेजॉरिटी, बट इट्स नॉट सो। एनडीए के पास जो वोट्स है जिनको कंट्रोल करते हैं वो है 5,39,827, which is 9,625 votes short than the majority, than the votes needed for NDA candidate to become the president. लेकिन इसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि इस इलेक्शन में व्हिप इशू नहीं हो सकता। इसका मतलब एनडीए अपने मेंबर्स को ये नहीं कह सकती दैट यू शुड सपोर्ट द्रौपदी मुर्मू इन दिस इलेक्शन, ऑफिशियली नहीं कह सकती। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एनडीए का कोई मेंबर इज इंक्लाइंड towards voting for Yashwant Sinha because he wanted an IAS officer to become the president of India. So he may vote in the favor of Yashwant Sinha and technically he is doing nothing wrong. So ऐसा भी हो सकता है। Hence इस presidential election में in order for NDA candidate to win, NDA के सारे members को द्रौपदी मुर्मू को वोट देना है, और उसके अलावा NDA needs to secure more than 9,625 votes by independent members or by other parties who are not a part of the NDA, who should vote in the favor of Draupadi Murmu in order for Draupadi Murmu to win. Hence, this election might be a bit tacky, and there is a highly improbable but still a possibility that we might see Yashwant Sinha as the next president instead of Draupadi Murmu. इसी टॉपिक को फॉलो करते हुए हम शायद और वीडियो बनाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।